हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्या सरल अध्ययन माला से भारत के स्थापत्य का इतिहास। इसको हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, फोर्थ सेमेस्टर में भी हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय मंदिर स्थापत्य, जिसमें हम चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य और होयसाल्स को कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम होयसाल्स के मंदिर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करेंगे। दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विभिन्न शैलियों का वर्णन करेंगे, जो कि 650 से 1200 ईस्वी तक रही है। 650 से 1200 ईस्वी के मध्य जो दक्षिण भारत के निम्नलिखित प्रादेशिक मंदिर थे, उनकी स्थापत्य कला पर प्रकाश डालेंगे। इसमें हम चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य, होयसाल दक्षिण भारत में 650 से 1200 ईस्वी के मध्य मंदिर स्थापत्य कला पर निबंध लिखिए। चोल स्थापत्य में मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन करके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन में मंदिरों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। और चोल युगीन दक्षिण भारत में मंदिर नगर है, उसका उल्लेख हमें इसके अंतर्गत करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको इस पूरे बुक है उसकी लिंक, मतलब सारी यूनिट्स आप अभी कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिए अपने एग्जाम की डेट, तो हम प्लीज उसमें आपके लिए पूरी सेंड कर देंगे, लिंक दे देंगे, तो आप उसमें से खोल के देख सकते हैं। और यदि आपको चाहिए है इसकी पीडीएफ, यदि आप इसको पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज आप 49 जो आपका क्यूआर कोड दिख रहा है उसको 49 का पेमेंट करके, हमारा नंबर है 9826091601 पर व्हाट्सअप कर दीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर में जो बुक्स दी गई हैं चारों, हम उनकी पीडीएफ आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारतीय क्षेत्रीय मंदिर स्थापत्य कला, चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य और होयसाल, 650 से 1200 एडी तक हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं। तो पहले आती है इसकी प्रस्तावना। पूर्व मध्यकालीन भारत में मंदिर स्थापत्य कला मुख्य रूप से दो प्रकारों की शैली में विभाजित था। उत्तर भारतीय आर्य, प्रथम नागर, और द्वितीय में आती है दक्षिण भारत में द्रविड़ियन शैली। मंदिर स्थापत्य शैली का विकास उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर मुस्लिम आकार। पूर्व मध्यकाल में भारत में मंदिर स्थापत्य कला मुख्य रूप से दो प्रकार की शैलियों में स्पष्टतः विभाजित थी। प्रथम आता है उत्तर भारतीय आर्य नागर, एवं द्वितीय आती है दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली। मंदिर स्थापत्य शैली का विकास उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वंस कर दिए थे, जबकि दक्षिण भारत में इन आक्रमणों से सुरक्षित बचे रहे। दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण को पल्लव, चालुक्य और चोल राजवंशों ने पर्याप्त उनको संरक्षण दिया है। सुदूर दक्षिण में पांड्य और होयसाल राजवंशों में भी मंदिरों का निर्माण हुआ है। अतः दक्षिण भारत मंदिर स्थापत्य कला का विकास इन क्षेत्रों की प्रादेशिक शैली में अधिकांशतः हुआ है। कालक्रम अनुसार दक्षिण भारतीय प्रादेशिक मंदिर स्थापत्य कला का विकास वातापी के चालुक्य, पल्लव, चोल, पांड्य, होयसाल शैली के अंतर्गत 650 से 1200 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जा सकता है। दक्षिण भारत में चट्टान मंदिर वास्तुकला के अंतर्गत 400 से 650 के मध्य अनेक स्तूप गुहाओं का निर्माण किया गया था। इनमें अजंता एलोरा प्रसिद्ध हैं। इसी काल में दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य का भी प्रारंभ हो गया था। इस काल में ऐहोल और आसपास मंदिरों का निर्माण हुआ था। ऐहोल मंदिरों का नगर है, जहां इस काल में निर्मित लगभग 50 मंदिर हैं, जिनका निर्माण प्रारंभिक चालुक्य काल में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं चालुक्य मंदिर स्थापत्य कला। चालुक्य शैली के मंदिरों की आधार कुर्सी ऊंची होती है। इसकी आधार की दीवारों पर कलाकारों द्वारा पाषाण पर सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण की जाती हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि निकट जाते ही भव्य ऊंचे आधार पर उत्कीर्ण ये मूर्तियां चित्र आकर्षित करती हैं।
चालुक्य मंदिर उत्तर भारत की तरह वर्गाकार नहीं हैं, ये ताराकृति और बहुकोणीय हैं। इनके शिखर पिरामिड के आकार के हैं, किंतु उत्तर भारत के विशाल शिखरों से इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये मंदिर पहाड़ों या चट्टानों को काटकर बनाए जाते हैं। इनमें गारे मिट्टी का प्रयोग कतई नहीं होता। मंदिर के अंदर की सभा मंडप और स्तंभों का निर्माण भी पाषाणों को छेनी से काटकर किया जाता है। मंदिर निर्माण की यह विशिष्ट कला चालुक्य शैली कहलाती है। वातापी के चालुक्य राजा मंगलेश द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर चालुक्य शैली का अच्छा उदाहरण है। चालुक्य नरेश पाषाण वास्तुकला के प्रेमी थे। चट्टानों से तराशे गए इस प्रकार के मंदिर चालुक्यों के क्षेत्र में आज भी विद्यमान हैं। चालुक्य राजाओं ने चैत्य और गुहा मंदिरों का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट आते हैं चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्य कला के विकास की अवस्था। बादामी से लगभग 10 मील पर स्थित प्रंतकल स्थित चालुक्यकालीन 10 मंदिरों के निर्माण से ज्ञात होती है। इन मंदिरों में 4 उत्तरीय शैली और 6 दक्षिणी शैली में निर्मित किए गए हैं। उत्तरी शैली में पापनाथ मंदिर 680 ईस्वी, दक्षिण शैली में स्थित श्रंगमेश्वर 725 ईस्वी और फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर, ये 750 में उल्लेखनीय है। कौन कौन सा? पापनाश मंदिर दक्षिण उत्तरी शैली में बनाया गया है 680 में, दक्षिण शैली में श्रंगमेश्वर मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर 750 में बनाया गया है। वास्तुकला विशेषज्ञों के अनुसार पापनाथ मंदिर में दक्षिणी एवं उत्तरी शैली की विशेषताओं को सम्मिलित करने का संभवतः प्रथम प्रयत्न असफल ही रहा था। इसका अधिकांश भाग उत्तरी शैली में ही निर्मित किया गया है। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर 750 ईस्वी में बनाया गया था। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय की रानी द्वारा विरूपाक्ष मंदिर निर्माण हेतु कांचीपुरम से कारीगर लाए गए थे। अतः अभिकल्प या डिजाइन की दृष्टि से यह दक्षिण शैली का सुंदर मंदिर है। विक्रमादित्य की पत्नी के द्वारा कारीगर बुलाए गए थे कांचीपुरम से। इसका निर्माण एक व्यापक योजना के अंतर्गत पल्लव राजधानी कांचीपुरम के कारीगरों द्वारा किए जाने के कारण द्वार मंडल, देवालय, मंडपम और स्तंभ आदि में दक्षिण भारतीय वास्तुकला की अनवरत एवं अनुशासित धारा प्रभावित होती दृष्टिगोचर होती है। चट्टान मंदिर निर्माण की शैली चालुक्य काल में भी प्रचलित हो रही थी। एलोरा में ब्राह्मण मंदिर समूह, एलिफेंटा गुहा मंदिर, सालसेट का जोगेश्वरी मंदिर 800 ईस्वी चालुक्य शैली में ही निर्मित किए गए थे। कालांतर में वातापी और कल्याणी चालुक्य वंश की शाखाओं के अंतर्गत भी मंदिरों का निर्माण किया गया। इसका प्रभाव होयसाल मंदिर निर्माण कला पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट आते हैं पल्लव मंदिर स्थापत्य कला 650 से 1200 ईस्वी तक रही है। पुरातत्वीय उत्खननों से प्रारंभिक पल्लवकालीन कला का काल स्पष्ट होता है। पल्लवों ने अपनी कला को विकसित करके विशाल पाषाण मंदिरों का निर्माण कराया था। पल्लवों की वास्तुकला पल्लव नरेश के नाम से प्रसिद्ध है। पहले आते हैं महेंद्र वर्मन शैली जो कि 600 से 630 तक रही है। फिर आती है ममल्ल शैली 630 से 650 ईस्वी तक। नेक्स्ट है राजसिंह या नंदी वर्मन शैली जो कि 650 से 720 तक चली है, 20 तक रही है। और उसके बाद आती है चौथी अपराजित शैली। पल्लवकालीन चिन्नापल्ली और महाबलीपुरम एवं ममल्लपुरम के मंदिर नरसिंह वर्मन कालीन विलक्षण तक्षण काल कला के नमूने हैं। पल्लव कलाकार कास्ट की अनुकृतियां बनाकर उनके अनुसार विशाल चट्टानों को काटकर मंदिर तथा गुहा मंदिर एवं रथ मंदिरों का निर्माण किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं नरसिंह वर्मन 630 से 647 तक इनका काल रहा है। इन्होंने महाबलीपुरम के मंदिरों का 5 रथ मंदिरों का समूह 5 पांडव और द्रौपदी के नाम से विख्यात है उसका निर्माण करवाया था। ममल्लपुरम का विशाल मंदिर समुद्र तट पर एक विशाल चट्टान को काटकर निर्मित किया गया है। यह मंदिर पल्लव काल की
श्रेष्ठता का अद्वितीय उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं ममल्लपुरम में 98 फीट लंबी और 43 फीट चौड़ी पाषाण शिला पर अंकित गंगावतारण का दृश्य अत्यंत आकर्षक और सजीव है। मुनि का शरीर तपस्या में लीन होने से अस्थि पंजर मात्र रह गए हैं। भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इस तपस्या में कंकालमय मुनि का साथ समस्त दिव्य एवं पार्थिव एवं जंतु भी दे रहे हैं। पल्लवकालीन यह तक्षण कला का एक दृश्य भावपूर्ण एवं वास्तविक प्रतीत होता है। नेक्स्ट आते हैं नरसिंह वर्मन शैली में अलंकरण का विशेष महत्व है। इस शैली की सभी कलाकृतियां अलंकृत प्रभाव उत्पादक ढंग से उत्कीर्ण की गई हैं। प्रारंभिक पल्लव काल के स्थान पर नरसिंह वर्मन शैली में कला की पूर्णता का आभास होता है। नेक्स्ट आते हैं चिन्नापल्ली में भी इसी प्रकार के मंदिरों के साथ गुहा मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। गंगा अवतारण पल्लव काल की देन है। इसके साथ ही मंदिरों के प्रवेश द्वार का अलंकरण अत्यंत सजीव ढंग से किया गया है। ममल्लपुरम में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति एक ही पाषाण पर उत्कीर्ण की गई है। कहाँ मिलते हैं? ममल्लपुरम में ये मिल जाएगी। नेक्स्ट आते हैं पल्लव शैली की एक अन्य महत्वपूर्ण कृति कांची का कैलाश मंदिर है। इसकी निर्माण शैली एक ही चट्टान से निर्मित मंदिरों से अलग है। इसमें एक मंदिर पर शिखर और उसके दूसरे मंदिर प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों के समान बिना शिखर का चौड़ा छतनुमा शिखर बनाया गया है। कांची का कैलाश मंदिर में पल्लव नरेश तथा उनकी रानियों को भी तक्षण कला द्वारा मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। कैलाश मंदिर के शिखर निर्माण में पाषाण के साथ जुड़ाई के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। यह पल्लव शैली और द्रविड़ शैली के शिखर का सुंदर नमूना है। नेक्स्ट आते हैं पल्लव शैली का विस्तार। पल्लव कला को उनके स्थान पर कालांतर में राज्य करने वाले चोल राजाओं ने भी ग्रहण किया और उनको संरक्षण दिया तथा विकसित भी किया है। पल्लव शैली समुद्र पार जाकर जावा, सुमात्रा, अनाम और कोडम जो कंबोडिया है वहां तक व्याप्त हो गई थी। पल्लव शैली के शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी इन देशों में ही किया गया। इन मंदिरों में दक्षिण भारत की स्तंभ युक्त मंदिर कला का अभाव है। 8वीं शताब्दी के पश्चात अपराजिता शैली का पल्लव काल के अंतर्गत मंदिरों की शैली में अंतर हो गया था। इन मंदिरों के निर्माण में शिखर की गर्दन अधिक स्थूल हो गई थी तथा गर्भगृह में प्रतिस्थापित लिंग रूप की ओर पतले हो गए थे। भारतीय दक्षिण कला में दक्षिण भारत की पल्लव शैली को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट आते हैं चोलकालीन स्थापत्य कला 650 से 1200 ईस्वी तक रही है। दक्षिण भारत में चोल वंशीय राजाओं ने सन 850 से 1200 ईस्वी तक शासन किया है। चोल युगीन सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और कला का सर्वगीण उन्नति के कारण चोल काल तमिल संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है। चोल शासक दक्षिण भारत के इतिहास में सार्वजनिक निर्माण एवं मंदिरों के निर्माण कार्य हेतु अग्रणीय माने जाते हैं। चोल राजाओं ने अनेक सुंदर शहरों की भी स्थापना की थी। इन शहरों को योजना बनाकर बसाया गया था। चोल राजाओं ने शहर की स्थापना के समय नगरों के केंद्र में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर और चिदम्बरम शहर के केंद्र में विद्यमान मंदिर आज भी अपनी विशालता और विस्तृत भूभाग पर निर्मित होने के कारण चोल कला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। नेक्स्ट आते हैं तंजावुर का शिव मंदिर। तंजौर के शिव मंदिर का सन 1011 में राजराज ने निर्माण करवाया था। यह मंदिर 14 मंजिलों और 190 फीट ऊंचे शिखर के कारण तंजौर शहर में दूर से दिखाई देता है। इसकी प्रस्तर गुंबद वजन 80 टन है और ऊंचाई 25 फीट है। मंदिर के भव्य भवन के प्रवेश द्वार सुंदर हैं। मंदिर में चारों ओर कलापूर्ण प्रतिमाएं हैं। अन्य शिल्प कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। मंदिरों का विशाल आंगन 250 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबा है।
गोपुरम प्रवेश द्वार पर वैष्णव मूर्तियां कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। अन्य भागों में वैष्णव शैव दोनों संप्रदाय से संबंधित कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। शैव और वैष्णव के पारंपरिक सद्भाव और समन्वय का यह मंदिर उत्कृष्ट प्रतीक है। नेक्स्ट आता है श्रीरंगपट्टनम का मंदिर। श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टन पट्टनम नहीं है, है ना, माँ भी आता है। श्रीरंगपट्टनम पट्टनम का मंदिर चोल कला की मंदिर निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना है। यह मंदिर की विशेषता एक सहस्त्र स्तंभों पर आधारित भव्य सभा मंडप है। सभा मंडप की विशालता इसकी लंबाई 450 फीट और चौड़ाई 140 फीट से प्रकट होती है। श्रीरंगपट्टनम का प्रवेश द्वार गोपुरम लताओं, पुष्पकृतियों और अन्य कलाकृतियों से अलंकृत है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला का यह अद्वितीय मंदिर बनाया जाता है, अद्वितीय माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं अन्य चोल मंदिरों में। उपरोक्त तीनों प्रमुख मंदिरों के अतिरिक्त चोल काल में निर्मित कई मंदिर चोल साम्राज्य में स्थापित किए गए थे। इस युग में मंदिरों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व है। मंदिरों की भूमिका। कावेरीत घिट्टम संगमकालीन चोलों की राजधानी में से एक है। कावेरीत घिट्टम पुहार बंदरगाह काकिंदी संपापति के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर संपापति के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर संपति नामक मंदिर सुरक्षित है। यह मंदिर ग्राम देवता का माना जाता है। इस स्थान की खुदाई से ज्ञात होता है कि इस मंदिर यह शहर है, यह दो भागों में विभाजित है। पहला आवासीय क्षेत्र और दूसरा है तटीय प्रदेश। मंदिर के निकट उत्खनन से संयुक्त चुंगी घर, भंडार गृह, गोदाम, सार्वजनिक सभा स्थल, स्नानागार युक्त विश्रामलय आदि बनाए गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि चोल कला के मंदिर चोलकालीन समाज के केंद्र बिंदु थे। चोलकालीन मंदिर एक संस्था का कार्य करते थे। ये मंदिर कालांतर में परवर्ती चोल काल में समाज के सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु बन गए। यहाँ आराधना पूजा के अतिरिक्त सामाजिक समूह मनोरंजन एवं गोष्ठी होती है। यहाँ कथा, नाटक, धार्मिक कृत्य और भजन के प्रमुख स्थल थे। नेक्स्ट आते हैं पांड्य और होयसाल मंदिर स्थापत्य कला। 650 से 1200 ईस्वी तक रहे हैं ये। सुदूर दक्षिण में तिन्नेवेली एवं मैसूर भूभाग पर पांड्य राजवंश का राज 13वीं सदी तक रहा है। मैसूर क्षेत्र में ही द्वार समुद्र के होयसाल वंश का उदय 12वीं सदी में हो गया था। इन दोनों राजवंशों के शासनकाल में भी कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। पांड्य मंदिर स्थापत्य कला 1100 से 1200 ईस्वी तक रहे हैं। पांड्य मंदिर जो हैं पांड्य राजा हैं, इनके शासनकाल में निर्मित मंदिरों में मध्यवर्ती देव स्थान की अपेक्षा बाह्य भाग की साज सज्जा पर अधिक ध्यान दिया गया है। देव स्थान की पवित्रता सिद्ध करते हुए पांड्य राजाओं ने इनकी चार दीवारी में प्रवेश मार्गों को भव्य आकार प्रदान किया है। प्रवेश मार्गों को विविध आकार प्रकार की विशाल मीनारों से युक्त तोरण द्वारों में परिणीत गोपुरों का समावेश किया है। गोपुरों की शिल्पकला पुष्पों की उत्कीर्णता से भव्य बन गई थी। पांड्यकाल में निर्मित मंदिर स्थापत्य कला में स्तंभों को भी नया रूप प्रदान किया गया है। पांड्य मंदिर निर्माण कला में बाह मंडपों और गोपुरों के निर्माण द्वारा प्राचीन मंदिरों का भी अलंकरण किया गया है। चोल शैली में निर्मित प्राचीन मंदिरों को इस नवीन विधि द्वारा आकर्षक बनाया गया है। श्रीरंग द्वीप पर स्थित चोलकालीन जम्बुकेश्वर मंदिर में पांड्यकालीन गोपुर का निर्माण इसका उदाहरण है। इस मंदिर में चोलकालीन विशेषताओं के विद्यमान रहते सुंदर पांड्य गोपुर और चिदम्बर मंदिर का पूर्वी गोपुर पांड्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। पांड्यकालीन गोपुर
एवं प्रवेश द्वार के निर्माण से पूर्वकालीन चोल मंदिरों का स्वरूप सांग्रिक विस्तार के कारण अधिक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बन जाता है। पांड्य राजकाल में नवीन मंदिरों का निर्माण कम ही हुआ है, किंतु प्राचीन चोलकालीन मंदिरों में पांड्य मंदिर स्थापत्य के विशिष्ट गोपुर एवं प्रवेश द्वारों के निर्माण से इसके राज्य में स्थित मंदिरों का आकर्षण बढ़ गया था। पूर्व निर्मित मंदिरों को गोपुर और प्रवेश द्वार का निर्माण कराकर अलंकृत कराने का कार्य मुख्यतः उत्तरकालीन पांड्य नरेश सुंदर पांड्य प्रथम और सुंदर पांड्य द्वितीय 12वीं शताब्दी के शासनकाल में किया था। इन मंदिरों की भव्यता एवं एकत्रित धन के कारण ही कालांतर में मलिक काफूर ने आक्रमण करके इनको क्षतिग्रस्त कर लूट लिया था। नेक्स्ट आते हैं होयसाल मंदिर स्थापत्य कला। 12वीं शताब्दी में बनाए गए थे ये। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में विटिग विष्णुवर्धन 1011 से 1110 से 1140 में मैसूर क्षेत्र में होयसाल राजवंशों की स्थापना की। इनकी राजधानी द्वार समुद्र या इलेवीरू थी। होयसाल मंदिर स्थापत्य कला कल्याणी के चालुक्य राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों की स्थापत्य कला का विकसित एवं परिपक्व रूप है। होयसाल मंदिर यद्यपि मूलतः दक्षिण भारतीय शैली की ही है, प्रदर्शित होते हैं, किंतु हाथी दांत और स्वर्ण की कारीगरी का पत्थर पर उपयोग कर अनेक आकर्षक मूर्तियों के निर्माण से यह शैली भिन्न बन जाती है। मूर्तियों द्वारा धारण किए गए अनेक प्रकार के गहने और विभिन्न शीर्ष परिधान अन्य विवरणों से समकालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम के निकट सोमनाथपुर स्थित होयसाल मंदिर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार का अन्य होयसाल मंदिर निर्माण कला का उदाहरण वेल्लूर स्थित मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण 1117 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं होयसाल मंदिर निर्माण कला में निर्मित हालेविद स्थित होयसालेश्वर का मंदिर होयसाल शैली की सर्वोत्कृष्ट कृति है। यद्यपि कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं मलिक काफूर ने इसको नष्ट भ्रष्ट करके इसकी संपूर्ण ऊपरी भाग को ढहा दिया था, किंतु सतह पर स्थित इसके निर्माण कार्य से इस शानदार मंदिर की वास्तुकला का आभास होता है। यह शानदार दोहरा मंदिर है और मंदिर की बाह्य दीवारों पर असंख्य मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मूर्तियों की सुडौलता और उसमें निकट धार्मिक विचारों के कारण हालेविद का होयसलेश्वर मंदिर विश्व का अद्भुत स्मारक माना जाता है। चालुक्य काल के निर्माताओं द्वारा बलुआ पत्थर के भारी खंडों का प्रयोग करके मंदिरों का निर्माण किया गया था, किंतु होयसाल मंदिर निर्माताओं ने महीन कर्ण वाले काले इमारती पत्थरों का प्रयोग करके मंदिरों का निर्माण कराया था। इसके साथ ही सजी सजाई सूक्ष्म एवं उत्तम अनुपातित ढंग से मूर्तियों को उत्कीर्ण करके मंदिरों की चार दीवारी को आकर्षक बनाने के कारण सुदूर दक्षिण की होयसाल मंदिर कला दक्षिण भारत की अन्य शैलियों से अधिक परिपक्व, पूर्ण और सौंदर्यमय बन गई है। नेक्स्ट आते हैं चोल संस्कृति में मंदिरों का योगदान। चोल साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य कला का वर्णन करके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन में मंदिरों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। चोल युगीन दक्षिण भारत में मंदिर नगर पर एक लेख लिखिए। पहले आती है इसकी प्रस्तावना। संपूर्ण भारत में 650 से 1200 के मध्य एक धार्मिक विश्वास का युग है। इस युग में धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने हेतु अपने आराध्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना कराकर राजाओं और उनके अधीनस्थ सामंतों और धनिक श्रेणी वर्ग ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है। उत्तर भारत में मंदिरों की स्थापना है वह पूजा अर्चना अपने आराध्य देव की आराधना के लिए की गई थी। वैसे ही दक्षिण भारत में भी धर्म को प्रधानता प्रदान करके द्रविड़ शैली के मंदिरों की स्थापना चालुक्य, पल्लव और चोल वंशी नरेशों द्वारा की गई है। दक्षिण भारत में
चालुक्य तथा पल्लव वंश के पश्चात 10वीं से 12वीं सदी तक चोल वंश का विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया था। इस वंश के प्रमुख नरेश रामराज प्रथम, जो कि 985 से 1014 तक रहे हैं। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक। इसके उत्तराधिकारियों ने अनेक नगर राजधानी स्थापित की थी। रामराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का विशाल मंदिर निर्मित कर अपनी विजय गाथा की दीवारों पर उत्कीर्ण किया है। इस मंदिर में राज और महारानी की सुंदर मूर्तियां आज भी प्रतिष्ठित हैं। राजेंद्र चोल एक महान विजेता सम्राट थे। उसने श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलाया तक चोल ध्वज को फहरा दिया था। बिहार और बंगाल की विजय कर गंगकोण उपाधि धारण की थी। इस विजय की स्मृति को चिरस्थायी बनाते हुए राजेंद्र चोल ने गंगकोणपुरम नगर की स्थापना कर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। चोल राजाओं द्वारा मंदिरों की प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कराकर उनके नाम स्वयं के नाम पर रखे हैं। गर्भगृह में अपने आराध्य देव की प्रतिष्ठा के साथ ही पार्श्व भाग में चोल राजवंश की मूर्तियां स्थापित कराई हैं। इसका उदाहरण राजराजेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। चोल संस्कृति में मंदिरों की एक विशिष्ट भूमिका रहती थी, अतः उत्तर भारत के समान मंदिर एक आराध्य स्थल मात्र नहीं थे, वरन एक संस्था का काम करते थे। यही कारण है कि दक्षिण भारत में चोल राजाओं द्वारा स्थापित नगर मंदिर नगर में परिणत हो गए थे। नेक्स्ट आते हैं चोल युगीन मंदिर स्थापत्य कला। चोल राजाओं ने अनेक सुंदर शहरों की स्थापना की थी। इन शहरों की योजना बनाकर बसाया गया था। चोल राजाओं ने शहरों की स्थापना के समय नगर के केंद्र में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। तंजौर और चिदम्बरम शहर के केंद्र में विद्यमान मंदिर आज भी अपनी विशालता और विस्तृत भूभाग पर निर्मित होने के कारण चोल कला के उत्कृष्ट प्रतीक हैं। पहले आता है तंजौर का बृहदेश्वर शिव मंदिर। तंजौर के शिव मंदिर का सन 1011 में राजराज ने निर्माण कराया था। इस मंदिर में 14 मंजिल और 190 फीट ऊंचे शिखर के कारण तंजौर शहर में दूर से दिखाई देता है। इसका प्रस्तर गुंबद वजन 80 टन है और ऊंचाई 25 फीट है। दीवार पर भव्य भवन के प्रवेश द्वार सुंदर हैं। मंदिर के चारों ओर कलापूर्ण प्रतिमाएं हैं। अन्य शिल्प कलाकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। मंदिर का विशाल आंगन 250 फीट चौड़ा और 500 फीट लंबा है। गोपुरम प्रवेश द्वार पर वैष्णव मूर्तियां कलाकृतियां उत्कीर्ण हैं। अन्य भवन में वैष्णव और शैव द्वार दोनों ही संप्रदाय से संबंधित कलाकृतियां उकेरी गई हैं। शैव और वैष्णव के पारस्परिक सद्भाव और समन्वय का यह मंदिर उत्कृष्ट प्रतीक है। नेक्स्ट आता है श्रीरंगपट्टनम का मंदिर। श्रीरंगपट्टनम का मंदिर चोल कला की मंदिर निर्माण कला में एक अन्य उत्कृष्ट नमूना है। इस मंदिर की विशालता एक सहस्त्र स्तंभों पर आधारित भव्य सभा मंडप है। सभा मंडप की विशालता उसकी लंबाई 450 फीट और चौड़ाई 140 फीट से प्रकट होती है। श्रीरंगपट्टनम का प्रवेश द्वार गोपुरम लताओं, पुष्प कलाकृतियां और अन्य कलाकृतियों से अलंकृत है। दक्षिण भारतीय वास्तुकला का यह अद्वितीय मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं अन्य चोल मंदिर। उपरोक्त तीनों प्रमुख मंदिरों के अतिरिक्त चोल काल में निर्मित कई मंदिर चोल साम्राज्य में स्थापित थे। यह मंदिर में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक महत्व रहा है इन मंदिरों का। नेक्स्ट आते हैं चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला। चोलकालीन पाषाण एवं कांस्य मूर्तियां वर्तमान में तंजौर आर्ट गैलरी राजमहल में स्थित की धरोहर है। यह आर्ट गैलरी विश्व में अद्वितीय है। पाषाण प्रतिमाओं में ब्रह्म नृत्य करते हुए गणेश के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं की चोलकालीन कई सुंदर भव्य मूर्तियां संग्रहित हैं। इन मूर्तियों में राजराज द्वितीय तथा उनकी महारानी की शाही मूर्ति भी आकर्षण का केंद्र है।
चोल युग की कांस्य मूर्तियां, नटराज, शिव और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं विश्व में मूर्ति कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियां स्वीकार की गई हैं। नेक्स्ट आते हैं चोल कला की विशिष्टता। अलंकृत विशाल मंदिर एवं भवन, द्रविड़ वास्तुकला का चोल वास्तुकला में परिवर्तन, गोपुरम प्रवेश द्वार का आकर्षक अलंकरण, उनकी ऊंचाई मंदिरों से अधिक होना, चतुर्दिक परिक्रमा की पाषाण वेस्टानिया और जलाशय यहाँ के उत्कृष्ट नमूने हैं। फिर आते हैं फर्ग्यूसन ने चोल मंदिरों की विशालता और पाषाण कला से प्रभावित होकर चोल कलाकारों की कल्पना को दानव कल्पना की पूर्णता जोहरियों के समान की थी। नेक्स्ट आते हैं चोल संस्कृति में मंदिरों की भूमिका। कावेरीघट्टम संगमकालीन चोल की राजधानी में से एक है। कावेरीघट्टम पुहार बंदरगाह काकिंदी और संपाति के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी यहाँ पर संपाति नामक मंदिर सुरक्षित है। यह मंदिर ग्राम देवता के माना जाता है। उस स्थान की खुदाई से ज्ञात होता है कि इस शहर के दो भाग थे। पहला आता है आवासीय क्षेत्र और दूसरा आता है तटीय प्रदेश। मंदिर के निकट उत्कीर्ण से हेमयुक्त चुंगी घर, भंडार गृह, गोदाम और सार्वजनिक सभा स्थल, स्नानागार युक्त विश्रामालय आदि मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि चालुक्य काल में मंदिर चालुक्यकालीन समाज के केंद्र बिंदु थे। चोलकालीन मंदिर एक सभा का कार्य करते थे। ये मंदिर कालांतर में परवर्ती चोल कला में समाज के सार्वजनिक जीवन के केंद्र बिंदु बन गए। यहाँ आराधना पूजा के अतिरिक्त सामाजिक, सामूहिक और मनोरंजन गोष्ठियां होती थी। यहाँ कथा, नाटक, धार्मिक कृत्य एवं भजन के प्रमुख स्थल थे। नेक्स्ट आते हैं मंदिर पाठशाला। कक्षा के केंद्र में ये जो शिक्षा के केंद्र में या क्षेत्र में इन मंदिरों में मंदिर पाठशालाओं के रूप में अहम भूमिका निभाई है। प्रत्येक चोल मंदिर में एक पाठशाला होती थी। इन पाठशालाओं में प्रारंभ से लेकर उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक व्यवस्था निःशुल्क थी। मंदिर विद्यालयों के अनुदान के लिए प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थियों को रहने, भोजन और शिक्षा के लिए दानी व्यक्तियों द्वारा विपुल धनराशि तथा ग्राम दान स्वरूप प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट आती है चोलकालीन दक्षिण का प्रसिद्ध इंडायरम मंदिर। एक महाविद्यालय के समान है। यहाँ लगभग 350 छात्र निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। शिक्षा के लिए 10 संकाय बनाए हुए हैं, अर्थात 10 विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। अतः चोलकालीन मंदिर मात्र पूजा उपासना के ही स्थल नहीं थे। इसमें विशाल प्रांगण, सभा मंडप और निकट निर्मित अन्य भवनों को मिलाकर यह सामुदायिक संस्थानों के समान थे। यहाँ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्य आयोजित किए जाते थे। ग्राम की स्वायत्तता के केंद्र बिंदु यह मंदिर ही थे। यही कारण है कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर शहर और गांव के मध्य में स्थित थे। रूस की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में गांव का सर्वोत्कृष्ट, स्वच्छ एवं उद्यानों से घिरा हुआ भवन पाठशाला का ही होता था। वर्तमान में रूसी ग्रामीण पाठशाला भवन के समान शायद संसार में बहुत कम देशों की ग्रामीण व्यवस्था बनी होगी, किंतु चोल युगीन मंदिर पाठशाला उस समय की एक व्यवस्थित या वास्तविक थी। वर्तमान भारत में ग्रामों या गांव का जीर्णोद्धार, टूटी इमारतों को देखकर पाठशाला का आभास होता है और अतीत की संस्कृति की पुनरावृत्ति करके ग्रामीण शाला भवन की उत्कृष्टता देश के लिए एक दिव्य स्वप्न मात्र है। नेक्स्ट आता है चोलकालीन मंदिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र। विद्वान नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि चोलकालीन भारतीय मंदिरों के जोड़ की संख्या मानव इतिहास में स्वल्प है। मंदिरों के
स्वामित्व में भूभाग होते थे, इनकी अधीनता में कर्मचारी होते थे। वे बैंक, शिक्षालय, चिकित्सालय और रंगशाला का कार्य करते थे। एक केंद्र स्थान के रूप में जाने जाते थे। यहाँ सभ्य जीवन की कलाओं का सर्वोत्तम रूप एकत्रित किया जाता था। चोलकालीन मंदिर स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के निर्माण में अनेक कलाकारों को उनकी कुशलता दिखाने के साथ ही जीविकोपार्जन का अवसर प्राप्त होता था। धातुकार, स्वर्णकारों को भी इस कार्य में धन कमाने का अवसर प्राप्त होता था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल राजा मंदिर निर्माण के साथ ही एक सांस्कृतिक सामाजिक केंद्र के रूप में उसके विकास के लिए धन देते थे। मंदिरों की आय व्यय पर शासकीय देखरेख थी। ये मंदिर समाज के सांस्कृतिक केंद्र थे। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन स्थापत्य कला, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो प्लीज़ जो क्यूआर कोड दिया गया है उस पर 99 का पेमेंट करके हमारा जो नंबर है 9826091601 पर व्हाट्सअप कर दीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।